Okay, today's topic is about recurrent neural network, which is RNN, which is completely related to the NLP here. टिल नाउ आप लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा पे काम किया, न्यूमेरिकल डेटा पे आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई किया, आपकी इमेजेस के ऊपर आप लोगों ने CNN को अप्लाई किया. नाउ वी आर गोइंग टू यूज RNN फॉर टेक्स्ट जनरेशन, यानी टेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आप कहें, टेक्स्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे टेक्सुअल डेटा के ऊपर आपका RNN काम आता है. Why we need RNN to work on text? As we know already कि अगर हमें न्यूमेरिकल डेटा के अंदर भी आपके पास टेक्स्ट होता था अक्सर, फॉर एग्जांपल जैसे कि जेंडर के अंदर आपको मेल फीमेल मिल जाएगा, इसे हम वन हॉट इनकोडिंग के ऊपर कन्वर्ट कर देते. ऐसे ही था. वन हॉट इनकोडिंग में क्या था कि भाई टोटल नंबर आपके पास जितने भी कैटेगरीज होंगे उसके हिसाब से उसको इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, भाई 0 से लेकर जितनी भी कैटेगरीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. यहां पर टेक्स्ट का मकसद क्या है? बिफोर गोइंग फॉर RNN वी नीड टू नो कि हमारी RNN की एप्लीकेशंस क्या है. RNN की एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेक्स्ट रिकमेंडेशन. ऐसे ही है. वही रिकमेंडेशन. सेंटिमेंट एनालिसिस. उसके अलावा मूवी रिकमेंडेशन. उसके अलावा एग्जैक्टली मूवी रिकमेंडेशन हो गई. टेक्स्ट जनरेशन, समराइजेशन, वही टेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा. स्पीच रिकग्नाइजेशन तब होगी जब आप पहले आपको स्पीच टू टेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन पे चला जाएगा. ठीक है, तो बात वही आ जाएगी, लेकिन यहां पर फिर वही आ जाती है कि स्पीच रिकग्नाइजेशन में फिर आपको पहले स्पीच को कन्वर्ट करना पड़ता है. पूछ रहे हो कुछ? टाइम सीरीज डेटा, सब पे काम करेंगे इस पे हमने. हाँ, टाइम सीरीज कह सकते हो आप इसको. सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर काम कर रहा हो, सीक्वेंशियल डेटा भी हम इसको बोल सकते हो. These all are the application and so on. Even though आप इसके अंदर images पे भी काम कर सकते हो. You can also use it in images also. आप इसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जगह पे भी यूज किया जा सकता है. इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज डेटा या फिर सेंटीमेंट एनालिसिस या फिर टेक्स्ट जनरेशन के अंदर ही आपका यहाँ पे काम आएगा. जब आप RNN की बात करते हो तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है टोकनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो वर्ड एम्बेडिंग. The first step for applying RNN. RNN के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? वर्ड एम्बेडिंग, या फिर आप टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन भी कह सकते हो इसको, लेकिन हम इसको फिलहाल वर्ड एम्बेडिंग के नाम से ही लिख रहे हैं. टोकनाइजेशन पे जब आप NLP में आओगे तो फिर प्रॉपर टोकनाइजेशन हो जाएगी. वर्ड एम्बेडिंग. वर्ड एम्बेडिंग में सबसे जो यू कैन से ट्रेडिशनल वे है, पहले तो चीज वर्ड एम्बेडिंग होता क्या है? इन्हीं वर्ड्स को किसी ना किसी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दोबारा रिमेंबर वन थिंग, एज वी ऑलरेडी नो, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI, किसी पे भी काम कर रहे हो, देयर इज मैथ्स बिहाइंड दैट, और मैथ्स को टेक्स्ट नहीं चाहिए. So before that you need to convert all these tokens. Tokens क्या होता है? For example हमारे पास sentence है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा my name is Yasir, for example. Now what are tokens here? Every single word is a single token. Word, ठीक है, word tokenizer की बात कर रहा हूँ. ठीक है,
Here you can see that every, because देखो टेक्स्ट के अंदर लेटर किसी काम का नहीं, यू कांट रिकमेंड कि इसके बाद क्या लेटर आना चाहिए. इफ आई से बी, नाउ व्हाट विल से, बी के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर ए बी सी के हिसाब से सी आना चाहिए, पर इसका कोई मीनिंग तो है ही नहीं. तो जब आप एनएलपी की बात करते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, उसके अंदर हम अल्फाबेट्स नहीं देखते, हम देखते हैं वर्ड्स. तो वर्ड्स को यहाँ पर आप टोकन्स का नाम दे रहे हैं. All these tokens should be converted into vectors. और वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करोगे वर्ड एम्बेडिंग. वर्ड एम्बेडिंग में सबसे ट्रेडिशनल वे कौन सा होता है आपका, वन हॉट इनकोडिंग, जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. वन हॉट इनकोडिंग क्या कर रहा था, चेक करेगा टोटल कैटेगरीज, यानी टोटल जितने भी टोकन्स हैं आपके यहाँ पे, कितने टोकन्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4. तो एवरी सिंगल टोकन को ये एक यू कैन से इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा फ्रॉम 0 to 4. ठीक है, तो जो पहले आया या जो बाद में आ रहा है वो उसके हिसाब से इसको असाइन कर रहा है. अब मल्टीपल आपके पास वर्ड्स है या मल्टीपल सेंटेंस या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास. ठीक है, इसी सेंटेंस को हम डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डॉक भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब ये हो गया वन डॉक्यूमेंट. एक और सेंटेंस, सेकंड डॉक्यूमेंट, एक और सेंटेंस, थर्ड डॉक्यूमेंट. 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए. तीनों डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे उसको दोबारा इनकोड नहीं किया जाएगा. वंस इट इज इनकोडेड तो वो आपके पास उसी इंडेक्स के नाम से आ जाएगा. बाकी जितने भी वर्ड्स आपके पास होंगे जब भी वो अपेयर हो रहे होंगे उसके हिसाब से उसको इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएंगे. दैट इज वन हॉट इनकोडिंग. इट इज अ वे, ट्रेडिशनल वे है, यूज कर सकते हो, इसके ऊपर भी प्रोसेसिंग की जा सकती है, इसी के ऊपर भी एनएलपी का परफॉर्म हो सकता है. बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है. Here we could not understand what does this complete sentence means. मतलब इसके अंदर सेंटीमेंट्स क्या हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ रिलेट कर रहा है, वी कैन नॉट सी दैट. क्योंकि यहां पर उसने सिर्फ और सिर्फ उसको इंडेक्सेस दे दिए. इफ आई से दी, ठीक है, या भी छोड़ो बुराक ओबामा की बात करो. अब बुराक ओबामा पाकिस्तान से रिलेट करेगा, नहीं करेगा. बट आपने ऐसा लिखा था भाई बुराक ओबामा ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, फलाना कुछ बोला, कुछ जो है उसने किसी न्यूज के अंदर कुछ कह दिया. बट अगेन यू से व्हेन वी आर रिकमेंडिंग समथिंग, जब आप बुराक ओबामा की बात करोगे यू विल नेवर रिकमेंड पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट वर्ड. क्यों? क्योंकि बुराक ओबामा इज नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बुराक ओबामा इज रिलेटेड टू अमेरिका, तो इसमें दोनों में कितना % चांस है कि वो अमेरिका से रिलेट करता होगा और कितना % चांस है कि आपके पास वो पाकिस्तान से रिलेट कर रहा होगा. अमेरिका से काफी ज्यादा हो जाएगा. 80 अबाउ % जो है वो अमेरिका से रिलेट करेगा कि बराक ओबामा है ही अमेरिका का, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है. कोई अगर एक बयान आ गया उसके बिहाफ पे आप रिकमेंड नहीं कर सकते. अगर आप वन हॉट इनकोडिंग करोगे उसमें क्या होता है कि भाई पहले आया बराक ओबामा, बाद में आया पाकिस्तान, अब उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट बोलेगा पाकिस्तान नेक्स्ट होना चाहिए. तो वन हॉट इनकोडिंग में ये प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सेस को प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट इज बैग ऑफ वर्ड्स. बैग ऑफ वर्ड्स या फिर आप इसको बैग ऑफ वर्ड्स में दो चीजें आ जाती हैं. एक आपके पास कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स भी आता है जिसको हम COW के नाम से भी जानते हैं, CBOW के नाम से, कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स. ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है ऑफ वर्ड टू वेक्टर इनकोडिंग का. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और है जिसको आप कहते हो वर्ड टू वेक्टर, वर्ड टू वेक्टर के नाम से आता है. दिस इज अगेन अ वे टू इनकोड योर मॉडल. अब वर्ड टू वेक्टर किस तरीके से काम करता है, क्या ये भी वन हॉट इनकोडिंग की तरह काम करता है? वो तो करेगा. देखो वन हॉट इनकोडिंग भी वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो स्पार्स वेक्टर नहीं है. ठीक है, यहां पर ये आपको स्पार्स वेक्टर प्रोवाइड करता है. स्पार्स वेक्टर या फिर आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे काम कैसे किया जाता है, वर्ड टू वेक्टर क्या देखेगा, आगे का भी वर्ड देखेगा और प्रीवियस वर्ड भी देखेगा और फिर कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करेगा
कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में फिक्स आता है या काम लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा माय नेम इज यासिर। अब आपने देखा जब आप नेम यूज कर रहे हो, द वर्ड नेम, नेम कहां, जहां पर आप अपना नाम बताने की कोशिश करोगे, या फिर आप माय वर्ड की बात करो, बोले भाई माय कहां यूज होगा, माय वहां यूज होगा जहां पर आप अपना नाम बाद में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर, तो वर्ड टू वेक्ट इज अ बेटर वे टू बेसिकली प्रेडिक्ट समथिंग। अच्छा एक और सवाल है सर, फिर हमें क्या ये सब कुछ ट्रेन करना पड़ेगा पूरा का पूरा? ऐसी बात है, आप उसको डॉक्यूमेंट दोगे, उस पर वो ट्रेन होगा, उसके बाद जाके होगा। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो, बट ये करने की जरूरत नहीं है। गूगल की तरफ से बहुत सारे हमारे पास वर्ड टू वेक्ट के ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास गूगल वर्ल्ड न्यूज का भी हमारे पास एक वर्ड टू वेक्ट इनकोडर अवेलेबल है। आप उसको इस्तेमाल करो, जिसके अंदर अराउंड 300 कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो डेटा ट्रेन हुआ है और मिलियंस ऑफ वर्ड्स उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो ट्रेंड है। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। फेसबुक की तरफ से अपना भी हमारे पास वर्ड टू वेक्ट का एक मॉडल आता है जिसको आप यूज कर सकते हो। आपका ओपन एआई की तरफ से भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हो। आपके ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ से भी हमारे पास, जिसको आप बर्ड का नाम देते हो, आप ये सब यूज कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये सब यूज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर आज मुझे आगे बात। ओके, अभी हमने ये बात देखी कि हमें वर्ड एम्बेडिंग क्यों ज़रूरी है फॉर द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको वर्ड एम्बेडिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम देख सकें कि हमारा वर्ड जितने हैं वो सीक्वेंस क्या बन रही है हमारे वर्ड्स की। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे ट्रेडिशनल था वन हॉट एनकोडिंग, देन यू कैन यूज बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में आपके पास अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास एक होता है आपका कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, और दूसरा होता है आपके पास जिसको आप कहते हो, यू कैन से दैट ग्रामर्स वगैरह, ग्रामर के ऊपर भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग वे है टू बेसिकली कन्वर्ट एनी वर्ड इनटू वेक्टर, जिसमें आपके पास डिफरेंट तरीके हमारे पास यूज होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज एप्लीकेशन है हमने ऊपर पढ़ी, जिसमें से मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपके पास आ जाता है चैटबॉट। ठीक है, अब चैटबॉट के अंदर बेसिकली होता क्या है? चैटबॉट के अंदर हम पूछते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पूछा भाई कोई क्वेश्चन हमने इससे पूछ लिया और चैटबॉट आपको कोई ना कोई आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन हो गया एंड आंसर होगा, ये दोनों चीजें किसी ना किसी वर्ड सीक्वेंस के ऊपर बेस करता है। या फिर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपके पास आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे कि आपके पास उर्दू से आप कन्वर्ट करो भाई इंग्लिश के अंदर। हेयर व्हाट मैटर्स इज द ग्रामर। ऐसे ही अब ग्रामर यानी आप इसको कह सकते हो भाई सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जब तक आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स करेक्ट नहीं होगा, आपके पास जो ट्रांसलेशन है वो भी कभी भी एक्यूरेट नहीं आती। गूगल ट्रांसलेशन यूज किया है सबने। अगर मैं उर्दू में कोई वर्ड भी यूज करता हूँ, सेंटेंस प्रोवाइड करता हूँ, अगर मेरे उर्दू की ग्रामर सही नहीं होगी तो मेरे पास जो ट्रांसलेशन है वो भी सही नहीं आती, वो भी अजीब से वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो वर्ड एम्बेडिंग यूज की जा रही है इज टू चेक द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ताकि जो आपके पास नेक्स्ट सजेशन आ रहा हो, या फिर आपका ट्रांसलेशन हो रही हो, या फिर क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा है चैटबॉट, all these are based on your word to vector conversion, or you can say the sequence of words. Remember one thing, when we are talking about RNN, what is the difference between RNN and artificial neural network? जो आपका normal network होता है, RNN किस तरीके से काम करता है? In this we have a neuron here. You know very well, जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या था?
न्यूरॉन्स थे हमारे पास। हिडन लेयर में क्या होता था, मल्टीपल न्यूरॉन्स होते थे, वो आपके पास, उसके पास कोई ना कोई वेट्स एंड बायस हम वैल्यूज अप्लाई करते थे, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट बनता है। फिर आप अगर दूसरा कोई भी जितनी मर्जी आप यहाँ पर डिफरेंट यू कैन से लेयर्स बना सकते थे। अब एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की लेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ऐसे ही था, जरूरी नहीं तो एक न्यूरॉन हो। मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूं। एक आरएनएन की फर्स्ट लेयर के अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव अ सिंगल न्यूरॉन। हाउ डज दिस आरएनएन वर्क्स? वी हैव अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएनएन एंड आरएनएन? यहां पर आपका जो आरएनएन वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या करेगा, यही आउटपुट वापस से इसको दोबारा ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आरएनएन का सीक्वेंस क्या करता है कि इसी न्यूरल नेटवर्क यानी इसी आपके न्यूरॉन में से जो आउटपुट आ रहा है वो वापस से उसी को ही दोबारा से ट्रेन करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको आप आरएनएन कहते हो, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अगर मैं आपको थैंक्स टू गूगल मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ, आरएनएन का डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको गौर से देखो। ये आगे का क्या प्रोसेस है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये एक्सटेंड हुआ है। एक्सटेंड कैसे होता है ये हम देखते हैं। अभी फिलहाल आपने सिर्फ ये चीज देखनी है। ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक इनपुट यानी आपका xt प्रोवाइड किया जा रहा है और आपके पास एक ही आउटपुट आ रहा है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक न्यूरॉन हो, ये कितने भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक न्यूरॉन की बात की है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंप्लीट लेयर बन गई आरएनएन की, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चार न्यूरॉन एंड जितने मर्जी आप इसके अंदर न्यूरॉन्स बना सकते हो। लेकिन होगा क्या, एक सिंगल इनपुट जाएगा, एक सिंगल आउटपुट आएगा और यही आउटपुट वापस से इसे ही ट्रेन करने के लिए दोबारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ आरएनएन वर्क्स। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन है, एक इनपुट जाएगा, एक आउटपुट आएगा। इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन न्यूरॉन, आउटपुट, ये फिर जाएगा वापस से किसके पास, दोबारा यही सेम न्यूरॉन के पास दोबारा चला जाएगा। इसमें से जो आउटपुट आया वो आप कहाँ चला गया, आपके इसी पास वापस चला जाएगा, तो दोबारा न्यूरॉन इसके पास ऐसा इनपुट आया, उसके बाद ऐसा आउटपुट चला गया, फिर वापस इस तरीके से ये चलता जाए। ये साइकिल कर रहा है पूरी, दोबारा से अपने पास जा रहा है, दोबारा से साइकिल हो रहा है, दोबारा से वापस ये इनपुट यूज किया जा रहा है। एक आउटपुट जो आपने फर्स्ट न्यूरॉन को एक इनपुट दिया, उसने आउटपुट जनरेट किया, वापस से उसी न्यूरॉन के पास ये एज इनपुट चला जाएगा और दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना होगा। दिस इज हाउ अ न्यूरल नेटवर्क यानी आरएनएन न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, ठीक है। और ये जो यहां से आउटपुट आएगा, दिस इज बेसिकली योर आउटपुट। दिस इज हाउ आरएनएन वर्क्स। अब कब तक करेगा वो बता रहा हूं, किसका देख सकते हो, आगे तो चलने दो, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो ये समझ लो कि आपका आरएनएन काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या था, आपके पास एक न्यूरॉन था, उसके पास इनपुट जाएगा, वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देगा बाय अप्लाइंग मल्टीप्लाई बाय वेट्स प्लस बायस वैल्यू। एक सिंपल फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास, WX प्लस बी। WX प्लस बी का मतलब था वेट्स मल्टीप्लाई होंगे और बायस ऐड होगा और इन दी एंड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक सिंगल आउटपुट आ जाएगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक्टिवेशन फंक्शन होगा, दो स्टेप्स होंगे। यहाँ पर आपके पास वेट्स एंड बायस वैल्यूज होंगी और यहाँ पर आपका एक्टिवेशन फंक्शन होगा, जिस तरीके से आपका नॉर्मल न्यूरॉन काम करता है। बट आरएनएन में फर्क क्या होगा कि यही सेम डेटा वापस से इसके पास रिटर्न फॉर दी ट्रेनिंग पर्पस रिटर्न कर दिया जाएगा, जो आउटपुट इसका निकलेगा।
इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि भाई एक इनपुट किया, आउटपुट आया, वापस इसके इसी के पास, ये सेम है, इसी के पास दोबारा आया एज ए इनपुट, फिर इसका कोई ना आउटपुट किया, फिर यहाँ चले गए हम, जो आउटपुट आपके पास आता है, फिर इसको भी हमने उसी तरीके से ट्रेन किया। नाउ हियर वी हैव सम वर्ड्स, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, ये जो आपके पास इनपुट आता है इसको हम डिनोट करते हैं टी से, जैसे कि हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3 एंड दिस इज योर Tn। ठीक है, जितने भी आपके पास इनपुट्स। अब ये टी इनपुट्स और ये चीजें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक यू कैन से वी हैव सेंटेंस दैट दी गुड, एक सेंटेंस इसका नाम है जिसमें क्या है हमारे पास, द फूड इज गुड। इसका हमने करना है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मकसद होता है कि व्हाट इज द सेंटीमेंट ऑफ योर कंप्लीट सेंटेंस, वेदर इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस और इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट यू सी हियर, क्या द फूड इज गुड, ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस? पॉजिटिव। कैसे पता चला? बाय चेकिंग दिस वर्ड। This adjective is basically a positive word. By this you can say that the complete sentence is a positive sentence. अब अगर हम इसका RNN बनाते हैं तो ये जब RNN जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्चुअल RNN, ठीक है, इस तरीके से नजर आता है। इसको जरा हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए हमने सबसे पहले यूज करना है, ये आपके पास एक इनपुट गया T1, T1 क्या हो जाएगा आपका? टोकन 1, यानी आपका दी। ठीक है, ये इनपुट है ना, आउटपुट कैसे? ये इनपुट दे रहे हो ना, अब इस वर्ड का सेंटीमेंट निकालना है हमें, इस कंप्लीट सेंटेंस का सेंटीमेंट निकालना है हमें। तो ये फर्स्ट वर्ड दिया जाएगा आपके फर्स्ट साइकिल के अंदर, आगे जाएंगे जो भी रिजल्ट आया। अब ये प्रेडिक्ट करेगा नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट वर्ड आपने प्रोवाइड कर दिया इसको 2, व्हिच इज बेसिकली इसका इनपुट लिया, लेकिन इससे जो आउटपुट आया ना वो लिया ना, इसने आउटपुट में प्रेडिक्ट किया कि भाई नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, आपने इसको प्रोवाइड कर दिया फूड। अब यहां से कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा, फिर जो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा वो आप नेक्स्ट साइकिल के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, व्हिच इज बेसिकली एग्जैक्टली यहां से कोई ना कोई आउटपुट आएगा। यही सेम मॉडल आपका नेक्स्ट दोबारा से ट्रेन किया जाएगा विथ अनदर वर्ड व्हिच इज बेसिकली योर T4। यहां से आउटपुट आया, इन दी एंड आपके पास एक आउटपुट आएगा, या तो वो 0 होगा या तो 1। 0 मतलब 1 मतलब हाँ, लेकिन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNN, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो, यहाँ पर कौन सा टाइप यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली, व्हिच इज बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। RNN की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नंबर 1 टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन तो नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस निकाल के दे रहा है। टेक्स्ट जनरेशन भी किया जा सकता है इसी से ही, जैसे कि आपने द इसको प्रोवाइड किया, अब आपने जनरेट करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, रिकमेंड करना है, प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए। फॉर दैट वी विल सी कि यहां से जो आउटपुट आएगा वो आएगा नेक्स्ट वर्ड का। अगर वो नेक्स्ट वर्ड सेम है, आपने क्या किया, सबसे पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड किया, इससे पूरा ट्रेन कर दिया। अब आप जब भी इसको पहला वर्ड दोगे, ये इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको नेक्स्ट वर्ड निकाल के दे देगा। अभी फिलहाल हम चेक कर रहे हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। इसमें क्या हो रहा है, पूरी सेंटेंस आपको प्रोवाइड किया, ये आपको ट्रू या फिर फॉल्स की वैल्यू दे देगा, यानी 0 और 1, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ आ रहा है? अच्छा, एक और चीज, इस सब चीजों के दरमियान एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये न्यूरॉन्स हैं, जिस तरह आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज और होती हैं। कौन सी 2 पैरामीटर्स? वेट्स एंड
बायस। तो यहां पर भी आपके पास वेट सप्लाई होंगे, जैसे कि ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका W1, W2, W3 एंड W4। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट यहां पर जा रहा है, यानी आपके नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जा रहा है, जो आपके पास यहां से आउटपुट आ रहा है। यही सेम आउटपुट आप इस यहां से, ऐसी बात है जब प्रीवियस रिजल्ट आउटपुट को आप दोबारा से दूसरे न्यूरॉन के पास भेज रहे हो तो दैट मींस यहां पर भी वेट अप्लाई होना चाहिए। इनपुट तो दे रहे हैं ना, ये दे तो दिया, आप कितनी बार समझाओ, ये देखो दोबारा समझने की कोशिश करो। जब आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, हमने एक न्यूरॉन की तो बात नहीं की, हमने क्या मल्टीपल न्यूरॉन से पूरा लेयर रिपीट हो रही है ना, एक सिंगल न्यूरॉन की बात थोड़ी कर रहा हूं, पूरा लेयर रिपीट हो रही है। ठीक है, जब आपने इसको एक कंप्लीट न्यूरॉन्स प्रोवाइड किए हैं, आपके पास एक वर्ड आपने एज अ टी इसको प्रोवाइड कर दिया एज अ इनपुट, यहां से रिजल्ट आया, वो गया दूसरे न्यूरॉन के पास, इसके अंदर आपने दूसरा इनपुट दिया, अब इन दोनों को मिला के ट्रेन करेगा, फिर गया तीसरे साइकिल पे, आपने इसको एक और इनपुट दे दिया, अभी तीनों को मिला के ट्रेन कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये इनपुट, इसका जो आउटपुट है वो भी तो उसके पास जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपका वेट अप्लाई होगा। सिंपल। इसके पास से जो आउटपुट आएगा दैट इज योर O1, यहां से जो आउटपुट आएगा O2, यहां से जो आउटपुट आएगा O3, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। दिस इज द फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ऑफ योर मॉडल। ठीक है, बैकवर्ड हम बाद में करेंगे। बायस की वैल्यू भी अप्लाई होगी भाई, बायस की वैल्यू भी अप्लाई होगी, B1, B2, B3 एंड B। ठीक है, हर न्यूरॉन के पास अपनी अपनी बायस की वैल्यू अप्लाई की, हर लेयर के हिसाब से। इज दैट क्लियर यार? आपस में क्यों, ये समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNN। ठीक है, नंबर 1 मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर 1 इज 1-to-1 RNN। ठीक है, नंबर 2 इज 1-to-many RNN। Number 3 is many-to-1 RNN, and number 4 is many-to-many RNN। अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें, 1-to-1 what should be this? 1-to-1 मतलब एक इनपुट आएगा, एक ही आउटपुट आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो तो मैं आपको यहाँ पे विजुलाइज करके दिखा देता हूं। 1-to-1 का मतलब है जैसे कि आपके पास ये एक कंप्लीट न्यूरॉन नहीं, RNN की लेयर बना रहा हूं। ठीक है, इसको जरा हम एक्सटेंड करके देखते हैं। इसको आप जब एक्सटेंड करोगे तो इस किस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 जितने भी आपके पास, अब इन सब की कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, आखिर में आउटपुट आ जाएगा, मतलब, लेकिन यहां पर कितने इनपुट्स गए, 4 इनपुट गए। हम बात कर रहे हैं किसकी, 1-to-1 की, दैट मीन्स ओनली 1 इनपुट विल बी प्रोवाइडेड एंड 1 आउटपुट विल बी गेट। एक ही इनपुट आपने इसको प्रोवाइड किया, उसका आउटपुट आया, वो वहां गया, दूसरे में चला गया, वहां से तीसरे में गया, सारा ट्रेन होता गया जब तक आखिर में आके आपका एक सिंगल आउटपुट नहीं आ जाता। अगर आप बात करते हो यहां पर 1-to-many की, तो 1-to-many किस तरीके से काम कर रहा होगा, एक इनपुट आया, एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, 1-to
मैनी मतलब एक इनपुट जाएगा और मल्टीपल आउटपुट्स आपके पास आ रहे होंगे। अब इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ये कोई एग्जांपल है आपके पास वन टू मैनी का? जैसे कि एग्जैक्टली टेक्स्ट यानी वर्ड रिकमेंडेशन, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, जिसमें आपके पास आपने लिखा फॉर एग्जांपल दी, अब दी के बाद वो या फिर आपने लिखा गुड, तो सबसे पहले आ जाएगा भाई गुड मॉर्निंग भी आ सकता है, गुड नाइट भी आ सकता है, गुड इवनिंग भी आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड मॉर्निंग भी है, नाइट भी है, इवनिंग भी है। आउटपुट कितने हैं? 3। इनपुट कितना था? ओनली 1। मतलब टेक्स्ट रिकमेंडेशन के अंदर भी का मूवी रिकमेंडेशन की बात कर लो, आपने कोई एक वर्ड प्रोवाइड किया, उसने उससे रिलेटेड डिफरेंट मूवीज आपके सामने रख दी। फॉर एग्जांपल आपने एक्शन लिखा, एक्शन से रिलेटेड जितनी मूवीज थी तो सबकी सब गूगल सर्च पे चले जाओ, आप एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस को इनपुट देते हो, वो क्या करेगा, उसके आउटपुट पे आपके पास इतने सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, जो बेसिकली आपका वन टू मैनी का एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक और टाइप है जिसका नाम है मैनी टू वन, मतलब आप इसे प्रोवाइड करोगे मैनी इनपुट्स प्रोवाइड करोगे, मतलब एक इनपुट आपने प्रोवाइड किया इसको, दूसरा इनपुट आपने प्रोवाइड किया इसको, तीसरा इनपुट आपने प्रोवाइड किया इसको, एक आउटपुट आपके पास आया, दूसरा आउटपुट आपके पास आया। दिस इज बेसिकली मैनी टू वन करना था ना हमें, तो सॉरी, एक ही आउटपुट आएगा। दिस इज मैनी टू वन का एग्जाम्पल, इन विच आपने मैनी वर्ड्स उसको प्रोवाइड किया। अब इसका कोई एग्जाम्पल बनाए। एग्जैक्टली द सेंटीमेंट एनालिसिस, आपने मैनी वर्ड्स उसको प्रोवाइड किए, उसका रिजल्टेंट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, यानी आपके पास या तो नेगेटिव आएगी या तो फिर पॉजिटिव। दैट मींस ओनली वन आउटपुट हैज बीन कमिंग, दैट इज योर सेंटीमेंट एनालिसिस। इसके अंदर आप मल्टीपल वर्ड। अब आते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी किस तरीके से काम करेगा? एक इनपुट गया, दूसरा इनपुट आया, तीसरा इनपुट आया, एक आउटपुट से प्रोवाइड किया, दूसरा आउटपुट से प्रोवाइड किया एंड तीसरा। इसका कोई एग्जांपल पता है? चैटबॉट, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हो, गूगल ट्रांसलेशन कह सकते हो। आपने उर्दू के मैनी वर्ड्स प्रोवाइड किए, उसने इंग्लिश के मैनी वर्ड्स आपको रिजल्ट में दे दिए। चैटबॉट से आप बात कर रहे हो, चैटबॉट को आपने बोला हेलो हाउ आर यू, उसको जवाब दे दिया आई एम ग्रेट, मल्टीपल वैल्यूज आपके पास आ रही है रिटर्न में। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ RNN दैट कुड बी यूज्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि RNN क्यों यूज करना चाहिए। वन टू वन की आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगेन सिंगल वर्ड सजेशन, उसको आप वन टू वन भी कह सकते हो अगर आपके पास सिंगल ही वर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ही वर्ड दिया, उसका ही हमें कोई ना कोई, जैसे कि आपने कहा भाई ये वर्ड आपके पास है, मुझे इसकी मीनिंग निकाल के दो, एक मीनिंग निकाल के दे देगा आपको। तो डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं एप्लीकेशन। सोचो वन टू वन की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एक इनपुट एक आउटपुट, तो उस पर प्रिडिक्शन करने की क्या जरूरत है, तो कैलकुलेशन करके देगा। वन टू वन का एग्जाम्पल बताएं कोई। एक इनपुट एक आउटपुट, एग्जैक्टली दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल, दैट इज इमेज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप जाहिर सी बात है जब आप क्लासीफाई कर रहे होगे, वो क्या करेगा, एक इमेज आपसे लेगा, उसी का एक ही रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। जैसे कि इमेज ली भाई कैट है कि डॉग है, भाई कैट प्रोवाइड कर दिया, अगर डॉग की इमेज ली डॉग प्रोवाइड कर दिया। ऐसे तो नहीं है कि मल्टीपल रिजल्ट्स आपको दे रहा हूं। दिस इज अ वन टू वन एग्जांपल, सो यू कैन आल्सो अप्लाई बाय दिस, यू कैन नो दैट कि आप इसके अंदर भी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन का काम
आप RNN के थ्रू भी कर सकते हो, जो CNN से थोड़ा सा बेहतर भी परफॉर्म कर रहा होता है कभी कभार। आई होप समझ आ गया। इस पे कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब दिस इज हाउ फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ RNN गोज, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट, हाँ मैथमेटिकली वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। आपने यहाँ से अप्लाई किया वही आपका वेट्स एंड बायस प्लस होंगे, ठीक है, वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, बायस प्लस होंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर वहां दोबारा से उसके ऊपर वेट्स अप्लाई होंगे, बायस प्लस होगा मल्टी, और उसके बाद उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉरवर्ड में वही है तरीका, बैकवर्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बैकवर्ड में बेसिकली क्या होगा कि आपका अगर कोई वेट है, जैसे कि आप इस वेट की बात कर रहे हो, उस पर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बैकवर्ड प्रोपोगेशन करवा के फिर हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। बैकवर्ड में क्या होगा, यहां पर अगर आपको इस वेट को अपडेट करना है तो दिस वेट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस आउटपुट, ऐसे ही रिजल्ट से एसोसिएटेड है, तो ये यहां से आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या होगा कि जो नेक्स्ट बिट, ये जैसे कि ये आपका W6 है, ये एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, O3 के साथ, और O3 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, आपके रिजल्ट के साथ। तो ये आपके पास चेन रूल बनता जाएगा, जो मैथमेटिकली एक चेन रूल बनता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है। अपडेट क्यों होंगे, टू रिड्यूस द लॉस। हाँ नहीं, अगर आउटपुट सही आ रहा है, आप रिड्यूस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो उसके लिए हमने अप्लाई करना होता है अर्ली स्टॉपिंग। उसका काम ये होता है कि अगर लॉस अपडेट नहीं हो रहा है तो आप बस बंद कर दो वहीं पर ही आपका ट्रेनिंग प्रोसेस। बैक प्रोपगेशन तब होगी जब आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लॉस आ रहा होगा। देखो लॉस तो आना है 100%, जीरो लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इट इज इम्पॉसिबल, जीरो लॉस नहीं आ सकता, लेकिन मिनिमम लॉस देखना है। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा आता है जिसके बाद लॉस रिड्यूस होना बंद हो जाता है, तो वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वेट्स इतने छोटे हो जाएंगे कि आपके पास दोबारा लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमें वही ग्लोबल मिनिमम वाला चक्कर पर डिपेंड करता है ना, आप अपना ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करते हो। अगर आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो और आप ऑप्टिमाइजर एडम यूज कर रहे हो तो ठीक है, वही आपका मूवमेंट एस्टिमेशन चलेगी, ठीक है। और मूवमेंट एस्टिमेशन में और ग्रेडियंट डिसेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क तो है। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली काम कर रहा था 2D के ऊपर, ठीक है, लेकिन जब आप मूवमेंट की बात करते, मूवमेंट एस्टिमेशन की बात करते हो, वो क्या करता है, आपका लर्निंग रेट खुद ब खुद उसको भी अपडेट कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है लर्निंग रेट को भी ऑन दी बेसिस ऑफ मूवमेंट। अगर मूवमेंट बहुत बड़ी हो रही है लर्निंग रेट कम कर देगा, मूवमेंट कम है लर्निंग रेट बढ़ा देगा, उसको फिक्स करते थे, उसमें अपडेट नहीं होता, इसीलिए एडम बेहतर है GD से। इससे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए इतना काफी है।